आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक अफसोसनाक वारदात। आज दोपहर करीब 1:45 दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी होगी, हाथरस बहुत ही मशहूर जगह है। उसी हाथरस के करीब एक गांव के खेत में एक सत्संग था, एक बाबा का सत्संग। एक तो पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन उमस भी बहुत है, गर्मी भी तेज़ है, लोगों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। और 1:45 दोपहर का वक्त, बारिश के बाद की उमस, और उसमें वो सत्संग, और उस सत्संग में करीब करीब कहते हैं कि 1.25 लाख लोग इकट्ठा थे। और हर मंगलवार को ये भोले बाबा का सत्संग वहाँ हुआ करता था। असल में एक शख्स जिनका नाम नारायण सकर विश्वहरि भोले बाबा, इनको एसपी सिंह भी कहते हैं, सूरजपाल, लेकिन नारायण साकर विश्वहरि भोले बाबा। तो इन्हीं भोले बाबा का सत्संग, और हर मंगलवार को इसी हाथरस के करीब के एक गांव में उनका सत्संग हुआ करता था। और उनके भक्तों की तादाद लाखों में, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड। तो इस मंगलवार के सत्संग में लोग आया करते थे। आज भी करीब 1:45 सत्संग खत्म हुआ, भरी दोपहर। इसके बाद जितने श्रद्धालु थे, जो भक्त थे, वो वहाँ से जाने लगे। उसमें से बहुत सारे लोग तो सत्संग में ही बेहोश हो गए थे, गर्मी और उमस की वजह से। अब उन्हें वापसी जाना था, प्यास भी लगी थी, पसीने पसीने सब। और इसी दौरान में ये हुआ कि पहले बाबा का काफ़िला गुजरेगा और वो निकलेंगे वहाँ से। और बाबा के काफ़िले के गुजरने की वजह से भक्तों को रोक दिया गया कि पहले वो काफ़िला गुजरे, फिर भक्त जाएंगे। और इसी चक्कर में जो बहुत सारे लोग परेशान, बेहोश हो रहे थे, गर्मी लग रही थी, उमस से हालत ख़राब थी, उन्होंने उस जो रोका जाना था उससे वो नाराज़ हुए और वो चल पड़े। उस चक्कर में कुछ धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ के बाद जो अपने पैरों पर चल या दौड़ रहा था वो तो सही सलामत था, और जो गिर गया वो उठा नहीं, क्योंकि फिर उसके ऊपर इंसानी पैर, उन अपने कदम उनको रौंदते हुए एक इंसान दूसरे इंसान को, अपने आप को बचाता हुआ भाग रहा था। अब कमज़ोर महिलाएं थी, बच्चे थे, एक बार जो गिरा वो उठ नहीं पाया। और इस भगदड़ में जो अभी तक की खबर है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि एक वहाँ के डीएम के हिसाब से ये तादाद 120-123 है, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग अभी उनकी मौत हुई ऑफिशियल। सोचिए कितना बड़ा हादसा है। मतलब इतनी तादाद, बड़ी तादाद में इंसानों की इस तरीके से भगदड़ में, इंसानी कदमों से कुचलने से मौत। और ये पहली बार नहीं, अपने देश में ऐसा बहुत हुआ, कई ऐसे भगदड़ मचे जिसमें 500-500 लोगों की जान गई है। अब क्या किया जाए? हमारे देश में एक तो ये जितने बाबा हैं और जो भक्ति है, या अंधभक्ति भी है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। ये जो बाबा हैं इनकी भी आप ये देखिए, अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो 17 साल पहले ये पुलिस में थे, यूपी पुलिस में। हालांकि ये कहते हैं कि मैं आईबी में, मैंने वीआरएस ले लिया था, रिटायरमेंट, लेकिन इनका ये है कि ये आईबी में थे, वहाँ पे ये एलआईयू में, बल्कि यूपी पुलिस में थे, एलआईयू में पोस्टेड थे। और फिर वहाँ से उसके बाद इन्होंने यूपी पुलिस छोड़ दी, रिटायरमेंट ले ली, पुलिस की नौकरी से अलग हो गए, एएसआई के लास्ट पोस्ट पे थे, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और 17 साल पहले वीआरएस लेकर ये बाबा बन गए। अब ये प्रवचन देने लगे। 17 सालों में इनका बहुत दायरा फैला, इनके भक्त लाखों में हो गए। और ये वो बाबा हैं जो सोशल मीडिया से दूर, इनका कहीं कोई अकाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन ज़मीन पर इनके लाखों भक्त। और उसी भक्ति, उसी सत्संग में आज 100 से ज़्यादा इंसानों की मौत। बेहद अफसोसनाक, बेहद तकलीफ दे। और इत्तेफाक से जहाँ ये हादसा हुआ, वहाँ के एक छोटे से सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उस वक्त की शिफ्ट में सिर्फ एक डॉक्टर था। एक डॉक्टर, 100 से ज़्यादा लाशें, 1000 से ज़्यादा घायल, और बेहोश जो जहाँ तहाँ पड़े, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि 1.25 लाख की भीड़ थी। अब कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इतनी बड़ी भीड़ के लिए क्या परमिशन लिया गया? क्या वहाँ पे सारे इंतज़ाम थे? गर्मी, उमस, उसके लिए इंतज़ाम था? पानी का सही इंतज़ाम था? ट्रैफिक का था कि नहीं? कहते हैं कि 3 किलोमीटर के दायरे तक तो सिर्फ गाड़ियों का काफिला था, 3 किलोमीटर के दायरे तक, रास्ता निकलने का नहीं। खेत के बाद सड़क एक ही, 1.25 लाख की भीड़, और उसमें भगदड़, और मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे।
अब सारी सरकारी मशीनरी अपना अपना दावा कर रही है, अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने अपने शौक जता रहे हैं, लेकिन फिर कल परसों तरसों जब लाशों की गिनती ख़त्म होगी, इन सब का अंतिम संस्कार हो जाएगा, फिर ये सारी चीज़ें एक इंक्वायरी बैठेगी, फिर सब भूल जाएगी। तो नहायत अफसोसनाक हादसा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले कई दिनों से ये बात चल रही है कि सुनीता विलियम और उनके साथी विलमोर, जो 5 जून को अंतरिक्ष में गए थे, उनकी वापसी की तारीख क्या होगी। 3 बार तारीख टल चुकी है। 5 जून को गए थे 8 दिन के लिए, 13 जून को वापस धरती पर लौट आना था, लेकिन उसके बाद 3 तारीख अलग अलग दी गई नासा की तरफ से, वो लौटे नहीं। अब उम्मीद थी कि 4 जुलाई को शायद उन लोगों को वापस बुलाया जाएगा, लेकिन नासा ने अब 4 जुलाई की तारीख पे भी मुहर लगाई नहीं है, बल्कि नासा ने एक स्टेटमेंट जारी किया। नासा ने कहा है कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स और विलमोर दोनों सुरक्षित हैं और भी वहाँ रह सकते हैं, वो फंसे हुए नहीं हैं, और हम उन्हें लाने की कोशिश करेंगे। और जिस स्टार लाइनर बोइंग के स्पेस शटल से गए हैं, उसमें जो भी खराबी है उसको हम दूर करेंगे, और अगर वो नहीं हो पाया तो फिर हम अल्टरनेट उनको लाने का जो दूसरा स्पेस शटल होगा हम उसके ज़रिए लाएंगे, लेकिन कोई परेशान होने की बात नहीं है। अब यहीं पे आया कि स्पेस में जाना और स्पेस से लौटना कितना मुश्किल होता है। और आज की जो कहानी है एक अजीब बड़ी मार्मिक कहानी है। बात 1957 की है, तब स्पेस में इंसान नहीं गया था, बट ये था कि मानव रहित जो स्पेस शटल बिना इंसानों के उसको भेजने का ये था कि वहाँ जाकर देखो, रिसर्च करो। तो उसी दौर की बात है रशिया की, रूस की। रूस ने एक स्पेस में ये पता करने के लिए कि अगर इंसान को भेजें तो वहाँ इंसान जिंदा रह सकता है कि नहीं, वहाँ वो सारी चीज़ें इंसान के जिंदा लायक है कि नहीं रहने लायक, तो ये पता कैसे किया जाए। तो इसको पता करने के लिए किसी ऐसे चीज़ को भेजा जाए जो सांस लेता हो, जिसके अंदर ज़िंदगी हो। अब सीधे इंसान को तो भेज नहीं सकते, क्योंकि वो तो अब एक तरह से सुसाइडल मिशन होगा। तो बहुत सोचने के बाद रूस ने कहा कि चलो एक डॉगी को भेजते हैं। इसके बाद एक स्पेस शटल तैयार किया गया आनन फानन में, और उसकी वजह ये थी कि आनन फानन में ऐसी चीज़ों के लिए हर गवर्नमेंट पॉलिटिकल माइलेज और फ़ायदा लेने की भी कोशिश करती है। तो 1957 में रूस की बोल्शेविक क्रांति की 40th एनिवर्सरी थी, 40वीं वर्षगांठ। तो इसको बहुत बड़ा बनाने के लिए और रूस को ये दिखाने के लिए दुनिया को कि देखो हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, हमने ये पता कर लिया कि वहाँ इंसान जिंदा रह सकता है कि नहीं, और वो हम अंतरिक्ष में हमने खोज कर ली। उसके लिए ये था कि बस इस 40वीं वर्षगांठ से पहले, यानी कि 1957 से पहले, 7 नवंबर को उनका ये होता है, उससे पहले हम इस मिशन को पूरा कर लें। आनन फानन में तैयारी शुरू की गई, कहा गया कि स्पेस शटल बनाओ, और उसके बाद ये तय हुआ कि इंसान को तो भेजेंगे नहीं तो किसी जानवर को भेजते हैं। तो अब एक स्पेसशिप बनाने की तैयारी शुरू की गई। अब चूंकि एक जानवर को भेजना था, बहुत सारे पैसे खर्च भी नहीं करने थे, तो बहुत बड़ा स्पेसशिप नहीं बनाया गया, बल्कि बनाया गया एक छोटा सा स्पेसशिप, एक वॉशिंग मशीन के साइज का, क्योंकि आइडिया यही था कि एक डॉगी को भेजना है। तो वॉशिंग मशीन के साइज का एक स्पेसशिप तैयार किया गया। अब ये हुआ कि किसी ऐसी डॉगी को भेजा जाए जो सरवाइव कर सके, वहाँ रह सके। तलाश शुरू हुई, अलग अलग जो एजेंसियां थी उनको ये काम सौंपा गया। तो रूस में ये एक था कि जो स्ट्रीट डॉग, आवारा कुत्ते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को बचाया जाता है, बहुत सारे लोग घायल होते हैं या इधर उधर होते हैं, उनको उठाकर सही ठिकाने पर पहुंचाया जाता है। तो यह कि ऐसे ही किसी स्ट्रीट डॉग की तलाश की जाए। तभी जाकर नज़र पड़ी स्पेस एजेंसी जो रशिया की थी उनकी एक डॉगी पर। उस डॉगी का नाम था लाइका। लाइका उस वक्त 2 साल की डॉगी थी, उसकी उम्र 2 साल की थी, 1957 की बात है ये। 6 किलो वजन था, और ये बिल्कुल स्वभाव में बिल्कुल शांत। तो 6 किलो वजन वाली 2 साल की उम्र वाली लाइका को बहुत सारी डॉगी में से सिलेक्ट किया गया, उसके बर्ताव, बिहेवियर, आचरण को देखते हुए कि इसी को भेजेंगे। अब लाइका तो एक डॉगी, एक जानवर, बेजुबान, उसकी ज़ुबान क्या समझ में आए, इंसानों की बोली समझ में नहीं आए, उसे पता ही नहीं कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। लाइका को लाया गया,
अब उसके साथ उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया गया एक स्पेस में जाने के लिए, क्योंकि इससे पहले स्पेस के बारे में जानकारी आ चुकी, लेकिन पहली बार एक डॉगी के ज़रिए ये पता लगाना था स्पेस में कि एक इंसान वहाँ ज़िंदा रह सकता है कि नहीं। तब इस डॉगी को काम करना था। सोचिए कितना बड़ा मिशन था इस डॉगी के ऊपर। सारी ट्रेनिंग दी गई, उसके साथ सारी चीज़ें आजमाई गई। उसको एक छोटे पिंजरे में रखा गया, खुद को जिंदा रखने की अलग अलग उसको ट्रेनिंग दी गई। कभी एयर प्रेशर उसका बढ़ा दिया जाता, घटा दिया जाता कि देखें कि उसका दम घुट रहा है कि नहीं, सांस ले रही कि नहीं। कभी अचानक आवाज़ साउंड बहुत तेज़ कर दिया जाता, क्योंकि स्पेस में जाना है तो उस साउंड का उसके दिल धड़कन पर क्या असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जा रही थी, और जब ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट आ रही थी तो पता चला कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो लाइका बहुत डर जाती है, सहम जाती है, और जब शोर बहुत ज़्यादा होता है आवाज़, तो उसकी दिल की धड़कनों की रफ्तार 3-4 गुना बढ़ जाती है, और फिर नॉर्मल होने में उसे करीब 3-4 घंटे लगते हैं। लेकिन सारी उम्मीदें अब लाइका से थी, लाइका को तैयार किया जा रहा था, उसको हर तरीके से उसी माहौल में ढालने की कोशिश की जा रही थी। और फिर स्पुतनिक 2 इस रॉकेट के ज़रिए उस स्पेसशिप को लॉन्च करने की तैयारी शुरू की गई। तारीख रखी गई 3 नवंबर 1957, 3 नवंबर 1957, और चूंकि 7 नवंबर 1957 को रूस की बोल्शेविक क्रांति की 40th एनिवर्सरी थी, तो उससे ठीक 4 दिन पहले 7 को थी 3 तारीख, 3 नवंबर 1957 सब कुछ हो गया। अब 3 नवंबर को स्पुतनिक 2 स्पेसशिप में बिठाकर धरती से करीब 450 किलोमीटर दूर आसमान में, जो स्पेसशिप एक वॉशिंग मशीन के साइज का था, उसमें लाइका को बिठाया गया। रॉकेट लॉन्च हुआ स्पुतनिक 2, और ये स्पेसशिप अंतरिक्ष में पहुंच गई। अंतरिक्ष में जाने के बाद उसके ऊपर सारी चीज़ों की नज़र रखी जा रही थी कि सब सही है कि नहीं है। फिर धीरे धीरे वहाँ से कुछ रिपोर्ट आई, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि लाइका ठीक नहीं है। वहाँ पे उसकी वजह ये नहीं थी कि अंतरिक्ष में उसकी जान की सलामती के लिए कुछ किया नहीं गया था, लेकिन उन्होंने कई चीज़ें नज़रअंदाज की। इल्ज़ाम ये लगा कि इस स्पेसशिप को बनाने में जल्दबाजी की गई, सिर्फ इसलिए ताकि रूस की सरकार को खुश किया जा सके कि देखो, दुनिया से सबसे पहले हमने एक डॉगी को भेजकर हमने ये फतेह हासिल कर ली कि अंतरिक्ष में इंसान ज़िंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता है। और इसी जल्दबाजी में उसको लॉन्च कर दिया गया। जो इल्ज़ाम अभी स्टार लाइनर पर लग रहा है बोइंग के कि कई कमियां थी, हीलियम लीक कर रहा था, फिर भी उन्होंने बोइंग का झंडा गाड़ने के लिए भेज दिया। तो लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय कर स्पेस में पहुंचती है लाइका, एक डॉगी। और वहाँ जाने के बाद करीब 130 मिनट तक वो स्पेसशिप धरती का चक्कर 103 मिनट तक का चक्कर लगाती है, और इस 103 मिनट के चक्कर के बाद ही लाइका की मौत हो जाती है। एक रिसर्च, एक शोध के लिए एक डॉगी अपनी कुर्बानी दे देती है जान की। अब मौत हो गई। मौत के बारे में रशिया की जो स्पेसशिप, उनकी जो स्पेस प्रोग्राम के करता धरता है, उन्हें सब पता चला। अब इल्ज़ाम लगाने की बारी आई कि कैसे इतनी जल्दी मौत हो गई, क्या कुछ था। तो पता चला, अलग अलग बातें कही गई उस वक्त, लेकिन ये आ कि असली जो वजह थी वो नहीं थी कि वहाँ का वातावरण, एटमॉस्फेयर था जिसने लाइका की जान ली, बल्कि ये रूस की जो अंतरिक्ष प्रोग्राम चलाने वाले जो करता धरता लोग थे, इस स्पेसशिप को बनाने वाले लोग थे, ये उनकी तकनीकी गलती थी। क्योंकि स्पेस में जाने के बाद उस वॉरशिप, जो एक वॉशिंग मशीन के साइज़ की थी, उसका तापमान उसके अंदर 90 डिग्री पहुंच गया था, और उसी 90 डिग्री सेल्सियस की हीट के चलते लाइका की मौत हो गई। इसके बाद जो लाइका है, मौत के बाद भी ये स्पेसशिप वहीं घूमता रहा। 14 अप्रैल 1958 को इसको वापसी आनी थी धरती पर, मतलब लगभग नवंबर में गई थी और अप्रैल 4 महीने के
5 महीने के बाद वापसी आनी थी। 14 अप्रैल 57 में गई थी, 58 जब ये धरती पर लौटा ये स्पेसशिप, तो इसमें विस्फोट हो गया और उस विस्फोट में सब कुछ जलकर खाक हो गया, क्योंकि जब धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तभी विस्फोट हुआ। और उस विस्फोट ने लाइका को भी एक तरह से राख बना दिया। तो लाइका के भेजने का जो मकसद आने का, अगर वो उसकी मौत हो गई थी और वो सही सलामत उसकी बॉडी भी पहुंच जाती तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकती थी। लेकिन अफसोस इस धमाके ने ये मौका नहीं दिया, क्योंकि उस बॉडी को लाइका की जांच करने का मौका ही नहीं मिला। धमाके में उसके चीथड़े उड़ गए। उसके बाद फिर खैर बाद में रिसर्च हुआ, इंसान अंतरिक्ष पे पहुंचा, हम सब जानते हैं। और अब तक के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करीब 550 एस्ट्रोनॉट पहुंच चुके हैं। हमारे इंडियन ओरिजिन के ही राकेश शर्मा पहुंचे, उसके बाद कल्पना चावला गई, सुनीता विलियम्स 3 चक्कर मार चुकी हैं, अभी तीसरा उनका है। 349 दिन उन्होंने अंतरिक्ष में गुजार दिए हैं। आज 2 जुलाई तक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1 साल हो गए। लेकिन इसी दौरान में बाद में एक सवाल आया कि अगर अंतरिक्ष में कोई जाता है और अंतरिक्ष में किसी की मौत हो जाए तो क्या होगा? क्या उसकी बॉडी वहीं छोड़ देंगे? क्या उसकी बॉडी को वहीं अंतिम संस्कार करेंगे, जो भी एस्ट्रोनॉट है उसके धर्म के हिसाब से, या फिर बॉडी को लाया जाएगा या बॉडी वहीं पर रहेगी? इसको लेके बहुत सारी बातें हुई। तो आज तक अंतरिक्ष में किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ स्पेस में, और उसकी कई वजह है और कई चीज़ें भी हैं। हालांकि अंतरिक्ष में अब तक करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग। इनमें सबसे ज़्यादा नासा के भेजे गए, क्योंकि नासा ने ही सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉट को भेजा है। तो सबसे ज़्यादा जो मौत हुई है एस्ट्रोनॉट्स की, अंतरिक्ष यात्रियों की, उनमें अमेरिका के ही ज़्यादातर जो नासा के ज़रिए गए हैं उनकी मौत हुई है। तो करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इनमें से एक का भी अंतिम संस्कार अंतरिक्ष में नहीं हुआ। उसकी बहुत सारी वजह है। हालांकि अंतरिक्ष में भेजने वाले के ये कहते हैं कि हमेशा बड़ा सेफ सुरक्षित होता है, लेकिन हादसा तो हादसा होता है। 1986 से 2003 के बीच, सिर्फ 86 से 2003 के बीच जो नासा के स्पेस शटल थे, उसी में 14 एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो चुकी थी। 71 में रशिया का जो सोयूज है उसके 11 मिशन के दौरान 3 एस्ट्रोनॉट की मौत हुई थी। 1967 में अपोलो 1, इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। तो अब तक अलग अलग देशों के कुल करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन 30 मौतों में फिर भी कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, और उसकी वजह बहुत सारी है। एक, ये क्लियर होता है कि अगर अंतरिक्ष में कोई गया है एस्ट्रोनॉट तो अकेला तो होता नहीं, उसके साथ और भी लोग होते हैं। और मान लीजिए अगर उसकी मौत हो गई तो क्या करेंगे? तो पहली चीज़ तो ये करेंगे कि आपको जिस मिशन के लिए भेजा गया आप वो मिशन कंप्लीट करें। आपकी जो वापसी की तारीख है उस वापसी की तारीख का आप ऐलान करें। लेकिन फिर उस बॉडी का क्या करेंगे? तो उसके लिए एक स्पेशल डेड बॉडी के लिए जो बैग होता है, उस बैग को उसी कैप्सूल के साथ भेजा जाता है। और उस कैप्सूल में, क्योंकि पता है इंसान की मौत कभी भी हो सकती है, तो उस लाश को उस कैप्सूल में, बैग में रखकर उसी कैप्सूल में रखिए, ख़ास टेम्परेचर के साथ, ताकि बॉडी ख़राब ना हो। और जब आपका मिशन कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उस लाश को लेकर धरती पर लौटेंगे। और इसके लिए बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल होता है हर एजेंसी का। अब मान लीजिए कि एक बार ये हुई थी कि मंगल ग्रह पे कोई गया एस्ट्रोनॉट और मंगल ग्रह पर किसी की मौत हो गई, तो क्या करें? वहाँ उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी अंतरिक्ष में तो आपका एक स्पेशल सूट होता है जिसको पहनना होता है। उसकी वजह आप बिना पहने हुए आप अंतरिक्ष में वॉक भी नहीं कर सकते, आपका दम घुटने से आपकी मौत हो जाएगी। वहाँ ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें हैं नहीं। तो ये हुआ कि नहीं, अगर हम मंगलयान पे, मंगल ग्रह पर किसी की लाश को छोड़ देंगे तो उसकी लाश से जो बैक्टीरिया और बाकी चीज़ें निकलेगी वो उस ग्रह को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बॉडी को प्रिजर्व करके रखिए एक स्पेशल बैग में, और फिर स्पेशलाइज जो बैग होता है, बॉडी बैग, और उसके बाद वो एक ख़ास टेम्परेचर के तहत रहेगा। और जब वापसी होगी तब वो शख्स उसको अपने साथ लेकर आएगा। तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉट को पहले से पता होती हैं और बताई जाती हैं। और उसकी वजह यही है कि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा होता नहीं, तो कब क्या हो जाए नहीं मालूम। लेकिन हाँ, आज तक के इतिहास में जब से इंसान अंतरिक्ष पर पहुंचा है
कभी किसी का अंतिम संस्कार आसमान में नहीं हुआ, शायद उसके लिए धरती है। न वहाँ किसी को कभी दफनाया गया, न जलाया गया, सारी बॉडी वापस लाई गई। ये अभी तक की सच्चाई है। जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं दुनिया की, उन सबको, और उनको ट्रेनिंग भी इसी हिसाब से दी जाती है। ये तो रही अंतरिक्ष में मौत और लाइका की कहानी की बात। अब चलते चलते आपको एक अपडेट और दे दूं। नासा ने अभी तक अगली तारीख नहीं बताई है सुनीता विलियम्स और विलमोर की वापसी की, लेकिन एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ये है कि हमें कोई जल्दी नहीं है। सुनीता विलियम्स और विलमोर अभी अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और दोनों वहाँ सुरक्षित हैं, महफूज हैं, और अगले कई महीने तक वहाँ वो चाहें तो रह सकती हैं, और इनकी वापसी को लेकर हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारा काम जारी है। हम स्टारलाइनर में आई खराबी को, यहाँ ह्यूस्टन में बैठे हमारे टेक्नीशियन और वहाँ ऊपर सुनीता विलियम्स और विलमोर, नासा ने यह भी कहा है कि सुनीता विलियम्स इतनी काबिल हैं कि वो इन तकनीकी खामियों को दूर करके उसी स्टारलाइनर से वापस धरती पर आने में सक्षम है। तो इसलिए ये ना कहे कोई कि वो स्पेस में फंस गई हैं, मुसीबत में। बिल्कुल ठीक है, खुश हैं, स्वस्थ हैं, और जब हमें लगेगा कि अब उनको वापसी का रास्ता दिखाना है, उनको वापस बुलाना है, तो हम बुला लेंगे। तो ये अच्छी खबर है नासा की तरफ से कि सब कुछ ठीक है, और जब भी वापसी होगी, उनका कहना है कि वापसी में कोई मुश्किल भी नहीं है। तो जब भी इसमें जो भी अपडेट होगा आपको वो आगे देते रहेंगे। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। कमरुद्दीन फलक साहब, इनका बर्थडे है। कमरुद्दीन फलक, आपको मैंने एक दो कहानी सुनाई थी, तोता मैना की, इसके अलावा ताजमहल की, जो बुरहानपुर में होने वाला था। बहुत ही काबिल ज़हीन इंसान, बड़े अच्छे शायर, बड़े अच्छे, हर तरह से अच्छे, बहुत ही ह्यूमर। तो हैप्पी बर्थडे कमरुद्दीन फलक साहब, आप हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी दुआ, और पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। गुरप्रीत कौर, इनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे गुरप्रीत कौर जी। और ये भेजा है हरविंदर कौर जी ने, उनके सिस्टर हैं गुरप्रीत जी, अलवर से। दीपक वर्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीपक। और ये भेजा है कोमल वर्मा जी ने, उनके भाई हैं दीपक। खुशबू राठौर का भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे खुशबू। और ये भेजा है अमितांशु शेखर शर्मा ने। साथ ही सुमन जहां रूही, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे। बल्कि सुमना जहां रूही, हैप्पी बर्थडे सुमना। और ये मोहम्मद अब्दुस सोबर खान, उनकी वाइफ हैं, और ये बांग्लादेश से हैं। और पक्का आपसे मुलाकात होगी जब भी आप इंडिया आएंगे या मैं बांग्लादेश आऊँगा। तो हैप्पी बर्थडे सुमना जी। फराज रज़ा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे फराज। और ये भेजा है नूरियों सराय ने, संभल से। साथ ही मोनिका राठौर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोनिका। भेजा है ऋषभ ने, उनकी बहन है मोनिका। अक्षय जेना, ये उड़ीसा से हैं, और इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अक्षय जी। और ये दीपा कुमारी स्वाइन, उनके हस्बैंड हैं अक्षय जी। इसके अलावा सुबाना, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुबाना। और ये भेजा है अशरफ लखानी ने। विवेक दुर्लामी, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे विवेक जी। और ये भेजा है यामू दुर्लानी ने, उनके बेटे हैं, नेपाल से, लेकिन गुरुग्राम में रहते हैं अभी। साथ ही पांड्या, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पांड्या जी। और ये अक्षय नवारे ने भेजा, उनकी वाइफ हैं। कोमल परमार, इंडिया श्रीलंका 96 बल्कि वर्ल्ड कप शायद सेमीफाइनल था, उसकी कहानी सुनना चाहती हैं, ज़रूर सुनाऊंगा। ऋषि शर्मा, एक कहानी की फरमाइश की। अमित टोरेंटो से, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे याद आया, कल बहुत सारे थे, मैं क्या बताऊँ, कई बार हो जाता है। एक तो हम लोगों की ज़िंदगी में ICICI बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सारे पैसे वहीं से आते हैं ना। तो कल ICC की जगह बहुत बार मैं शायद IIC बोल गया या ICICI भी बोल गया हूँगा, तो उसके लिए माफ़ी। वरना वो एक्चुअली में जो सही है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC है, और मैं ICI पता नहीं क्या बोल गया था। तो खैर चलता है इतना कई बार, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के जब आप पढ़ते हैं कहानी, स्क्रिप्ट के साथ आप कहानी नहीं सुना सकते। कहानी तभी सुनाते हैं जब आपके जो दिल में हो और फिर दिमाग में हो, सीधे ज़ुबान पे हो, वरना फिर वो सुनाना नहीं, पढ़ना हो जाएगा। तो ऐसे में इतनी सारी गलतियों की माफ़ी आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। अतुल कुमार पांडे, थैंक यू सो मच। गोविंद कुशवाहा, अपडेट मांगा इन्होंने कुछ कहानियों पर, जल्दी दूंगा आपको। आनंद पुजारी, पोर्शे अपडेट, पोर्शे केस जो पुणे का, उसमें अपडेट ये है कि हाईकोर्ट ने तो, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने तो बरी कर दिया उस नाबालिग को, लेकिन अब पुणे पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है उस रिहाई के खिलाफ। तो उसमें देखिए क्या होता है।
सुनील चौहान, थैंक यू सो मच। अभिषेक मिश्रा, एक कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।